नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशीतक रेफ्रिजरेटर, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में फ्रिज भी कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रिज होता क्या है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, इसकी बनावट की हम यहां पर चर्चा करेंगे और किसी भी प्रशीतक की दक्षता की भी यहां पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रशीतक फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता क्या है। देखिए, प्रशीतक का कार्य तो बस इतना ही है, किसी क्षेत्र विशेष को ठंडा करना। और हम ये जानते हैं कि फ्रिज में भी यही होता है, किसी क्षेत्र विशेष को, एक क्षेत्र को, निश्चित भाग को ठंडा किया जाता है। तो ये जो प्रशीतक है वो उसमें इंजन की भांति ही होता है, लेकिन विपरीत दिशा में काम करता है। हमने लास्ट वीडियो में उसमें इंजन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिससे हम थोड़ा सा कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें उसकी ठीक विपरीत दिशा में प्रोसेस होती है। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा को प्रवाहित करवाया जाता है और बाह्य कार्य करके प्रवाहित करवाया जाता है। अन्यथा हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कोई भी जो भौतिक प्रक्रम है वो निम्न तल से उच्च तल की ओर नहीं होते। तो हम एक एक करके इनकी बेसिक जानकारी यहां पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कि जो प्रशीतक या जो रेफ्रिजरेटर होता है वो उसमें इंजन की विपरीत दिशा में विपरीत प्रक्रिया से काम करता है। ये मैं पुट कर देता हूं। देखिए, प्रशीतक क्या है कि यह है किसी क्षेत्र विशेष को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। यह है उसमें इंजन की, जो उसमें इंजन हमने लास्ट वीडियो में देखा है, उसमें इंजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको दैनिक जीवन के अंदर जो होने वाले विभिन्न भौतिक प्रक्रम है उनके बारे में बताता हूं। जैसे हम बात करें वायु का प्रवाह, तो वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। कि उच्च दाब है, उच्च दाब से वायु का प्रवाह किधर होगा? निम्न दाब की ओर होता है। यह हम जानते हैं, वायु का प्रवाह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इसी प्रकार से धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेशों का प्रवाह, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दैनिक जीवन के अंदर जितने भी भौतिक प्रक्रम होते हैं वो सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर होते हैं। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह किधर से होगा? यहां पर तो वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु इधर जाएगी, यहां पर आवेश जाएंगे, यहां पर ऊष्मा जाएगी। ऊष्मा किधर से किधर जाती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। जितने भी भौतिक प्रक्रम होते हैं वो उच्च तल से, कौन से तल से? उच्च तल से निम्न तल की ओर अग्रसर होते हैं। उच्च तल से निम्न तल की ओर अग्रसर होते हैं। क्लियर? अपने आप से होता ही होता है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास में
ये पानी की टंकी यहां पर रखी हुई है छत पर, अपने मकान की छत के ऊपर हमने क्या रख दी, पानी की टंकी। यहां पर इससे कनेक्शन करते हुए हमने यहां पर एक नल लगा दिया है, यहां पर क्या लगा दिया, नल। तो ये जब टंकी भरी हुई है तो इसमें से स्वतः ही पानी यहां से उच्च तल से निम्न तल की ओर आ जाता है, इधर से इधर की ओर पानी का जल का प्रवाह होता है। यह हम जानते हैं, देखते भी हैं। तो जितने भी भौतिक प्रक्रम होते हैं वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होते हैं, यह क्लियर हो गया। लेकिन हम बाह्य कार्य करके विपरीत दिशा में भी इन प्रोसेस को कर सकते हैं, बाह्य काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस टंकी में नीचे से पानी ऊपर भेजा जा सकता है, नीचे से ऊपर भेजा जा सकता है। हम यदि बाह्य कार्य करें तो बाह्य कार्य करके हम पानी को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। हम जैसे बाल्टी भर के पानी यहां से यहां तक ले जा सकते हैं, मोटर द्वारा किसी इस टंकी को भर सकते हैं पानी से। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि भाई निम्न तल से उच्च तल की ओर जा ही नहीं सकता। देखिए भौतिक राशियों का जो प्रवाह हो रहा है, वायु, आवेश, ऊष्मा, इन सब का विपरीत दिशा में भी प्रवाह हो सकता है, बशर्ते कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। यहां पर तो ये स्वतः ही हो रहा है, और बाहर से काम करके विपरीत दिशा में भी इनका प्रोसेस कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। ये बात आ गई समझ में? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि पानी को हम नीचे वाले तल से निम्न तल से उच्च तल की ओर भेज सकते हैं, मोटर से भेज सकते हैं, ले जा सकते हैं, बाहर एक कार्य करके कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, संभव है। यहां पर भी संभव है। हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, लेकिन यदि हम बाहर से काम करें तो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। और प्रशीतक में भी ऐसा ही होता है, बाह्य कार्य करके ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करते हैं, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित करते हैं, ठंडी वस्तु से ऊष्मा को बाहर निकालते हैं। जो कम ताप वाली है उसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं, उसमें से ऊष्मा बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? तो बाहर निकालेंगे तो वो और भी ठंडी हो जाएगी, जो जगह है वो और भी क्या हो जाएगी, उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, लगातार ठंडी है और उसमें से फिर भी ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी वो वस्तु ठंडी हो जाएगी। तो यहां पर भी यही हो रहा है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में यही तो होता है। एक क्षेत्र विशेष में से ऊष्मा का उत्सर्जन कर लिया जाता है, उसमें से ऊष्मा को बाहर निकाल लिया जाता है। अब जब उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा, वो जो जगह है क्षेत्र विशेष है वो ठंडा होता जाएगा। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। देखिए उसमें इंजन की भांति फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के भी 3 भाग होते हैं, वही सेम प्रोसेस है, केवल उनकी जो डायरेक्शन है, ऊष्मा प्रवाह की या कार्य करने की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी, और सिमिलर उसमें इंजन की भांति ही यहां पर रहने वाला है। देखिए क्या है, उस प्रशीतक के प्रमुख भाग, प्रशीतक के प्रमुख भाग देखो वही हैं, 3 भाग ही हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो है स्रोत। स्रोत, और देखिए ये हम ये जानते हैं कि किसी भी उसमें इंजन के अंदर उच्च ताप और अनंत उष्मा धारिता वाला भाग होता है। प्रशीतक में भी वैसे ही है, उच्च ताप वाला भाग है, अनंत उष्मा धारिता है। देखिए समझाएंगे आपको, यह है उच्च ताप व अनंत उष्मा धारिता वाला भाग होता है। अनंत उष्मा धारिता वाला भाग होता है, क्लियर? दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास में है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ, और कार्यकारी पदार्थ के ऊपर ही काम किया जाता है, इसी के द्वारा ही ऊष्मा अवशोषित की जाती है।
जो निम्न ताप वाला हिस्सा होता है उसी से कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ही ऊष्मा ली जाती है। और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम जो अमोनिया गैस है उसको हम यूज में ले सकते हैं। फ्रियोन्स जो गैसें होती है उनको हम यूज में ले सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें होती है, CFC जो गैसें होती है, उनको हम कार्यकारी पदार्थ के रूप में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम रख देता हूं रेफ्रिजरेटर का। देखिए ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं, उसमें इंजन की भांति इसका ब्लॉक डायग्राम होगा। ये हमारे पास में है स्रोत, यहां पर ये हमारे पास में है कार्यकारी पदार्थ, और ये हमारे पास में है सिंक। ये हमारे पास में क्या है? सिंक है। तो ये वाला जो सिंक होता है ये निम्न ताप वाला हिस्सा होता है। निम्न ताप व ऊष्माधारिता इसकी होती है अनंत। ऊष्माधारिता कितनी होती है? अनंत होती है। क्लियर? इसमें से कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं। यहां पर ये जो स्रोत होता है ये उच्च ताप वाला भाग होता है, इसका तापमान होता है ज्यादा। इसको हम T1 से लिख रहे हैं, इसके टेम्परेचर को T2 से। T1 ज्यादा है, T2 कम है। ऊष्माधारिता इसकी भी अनंत होती है। ऊष्माधारिता इसकी भी कितनी होगी? अनंत होगी। क्लियर? देखिए यहां पर आप समझेंगे कि इस वाले हिस्से को, ये हमारे पास में है ठंडी वस्तु, और इसे जो क्षेत्र है जिसको ठंडा करना है वो ये वाला है, सिंक जिसे हम कह रहे हैं, ये ठंडा वाला हिस्सा है। क्लियर? तो यहां से ऊष्मा इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगी। इसके द्वारा, ठंडी वस्तु के द्वारा कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा दी जाएगी Q2। और यहां पर क्या होता है? एक बाह्य कारक द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य होगा, और कार्य को हम W से पुट कर रहे हैं। ये जो W होता है वो यहां से देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और जैसे Q1 ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा स्रोत को दी जा रही है तो Q1 उसको दे दी, जबकि इसने ली कितनी? Q2। तो इधर से इधर ऊष्मा जाएगी तो वो W बराबर Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगी। W कितना होगा? Q1 माइनस Q2 के तुल्य होगा। एक बार इसको भी हम समझाएंगे एक एक करके। आप यहां पर ध्यान देंगे, कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रियोन्स गैसें यूज में ले सकते हैं। फ्रियोन गैसें, CFC गैसें, ठीक है, यही है फ्रियोन्स गैसें। क्लियर? अब देखिए इसका जो तीसरा और अंतिम जो पार्ट है वो हमारे पास में है सिंक। सिंक, और ये जो भाग होता है ये पहले से ही ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, निम्न ताप वाला हिस्सा होता है। क्या है ये? निम्न ताप वाला हिस्सा है। निम्न ताप व अनंत ऊष्माधारिता वाला, अनंत ऊष्माधारिता वाला भाग होता है, वाला भाग होता है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसका टेम्परेचर पहले से ही कम है, T2 है, कम है, फिर भी इसके द्वारा इसको ऊष्मा दी जाती है Q2। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है? ये इसको दे रहा है। देखो हालांकि पॉसिबल नहीं है कि यहां से ऊष्मा यहां पर जाए, पर कैसे संभव है? जब हम बाह्य कारक द्वारा कार्य करते हैं। वही हमने आपको अभी एग्जाम्पल के जरिए बताया कि जल का प्रवाह जैसे हमारे छत पर रखी टंकी से नल तक नीचे तक आ जाता है, बट जल को नीचे से ऊपर भी भेजा जा सकता है। जब आप बाह्य कारक के द्वारा कार्य करते हैं, मोटर के द्वारा उसको भेजते हैं, किसी न किसी तरीके से हम ले जा सकते हैं काम करके। तो कार्य करके ऊष्मा को इधर से इधर भेजा जा सकता है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित कर सकते हैं, बशर्ते यहां से काम करना पड़ेगा। अब कार्य कितना होगा ये भी आप समझ लीजिए कि उत्सर्जित ऊष्मा तो है Q1, यहां से दी गई ऊष्मा है Q2, तो यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही इसके कार्य के
इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रशीतक है वो भी एक चक्रीय प्रक्रम पर ही आधारित होता है। प्रारंभिक और अंतिम, इस कार्यकारी पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है वो सेम रहती है, टेम्परेचर इसका सेम रहता है। तत्पश्चात चक्रीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा सारी की सारी कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां पर ली गई ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। ली गई दी गई, आ गई बात समझ में? तो यहां पर ऊष्मा का जो डिफरेंस आएगा Q1 माइनस Q2, ये ऊष्मा यहां से उत्सर्जित की जा रही है, वो कार्य के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? उसमें इंजन की ठीक अपोजिट है। उसमें इंजन के अंदर तो इसके द्वारा Q1 दी जा रही थी, फिर कार्य हो रहा था, एरो का निशान इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, उसमें कार्य हो रहा था, उससे हम कार्य प्राप्त करते हैं, सतत कार्य प्राप्त करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम खुद काम करते हैं और ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करते हैं। तो ठीक अपोजिट इसकी प्रोसेस होती है, उसकी विपरीत दिशा में ये काम करता है। क्लियर? देखिए, काम करने का तरीका तो आपको बता दिया है, कार्य विधि हमने आपको बता दी है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रशीतक के अंदर बाह्य कारक द्वारा हम काम करते हैं और उससे हम निम्न ताप से, अर्थात ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह करते हैं। कि बाह्य कारक द्वारा कार्य करके ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर सकते हैं। क्लियर? फिर हम इसकी दक्षता या जो निष्पादन गुणांक होता है प्रशीतक का, उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर एक वो जो महत्वपूर्ण लाइन है मैं आपके सामने पुट कर देता हूं कि उसमें इंजन के अंदर ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, वो एक व्यवहारिक प्रोसेस होती है। जबकि प्रशीतक में बाह्य कारक द्वारा कार्य करके निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह किया जाता है। तो देखिए यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, प्रशीतक में बाह्य कारक द्वारा कार्य करके, बाह्य कारक द्वारा कार्य करके ऊष्मा का निम्न ताप T2 वाला है, निम्न ताप T2, या इसे आप कह सकते हैं ठंडी वस्तु, ठंडी निम्न ताप से उच्च ताप T1 की ओर प्रवाह करवाया जाता है। क्लियर? अब यहां पर हम बात करेंगे किसी भी प्रशीतक की शीतलन दक्षता, मतलब किस दर से वो ठंडा करता है। तो शीतलन दक्षता की यहां पर हम चर्चा करते हैं, जिसको हम निष्पादन गुणांक भी कहते हैं। बीटा से इसको पुट किया जाता है। देखिए, प्रशीतक की शीतलन दक्षता, प्रशीतक की शीतलन दक्षता, जिसे हम निष्पादन गुणांक भी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? निष्पादन गुणांक। और इस निष्पादन गुणांक को हम बीटा से पुट करते हैं। देखिए, हमने उसमें इंजन की दक्षता को नीटा से लिखा गया था, और प्रशीतक की जो शीतलन की दक्षता है उसको हम बीटा से पुट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, शीतलन की दक्षता यहां पर कर लेते हैं, शीतलन की दक्षता बीटा। बीटा की डेफिनेशन क्या है कि जो ठंडी वस्तु है उससे निकाली गई ऊष्मा, ठंडी वस्तु ये है, इससे निकाली गई ऊष्मा Q2 तथा इस पर किया गया कार्य यह है W। तो देखिए इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को ही हम शीतलन की दक्षता कहेंगे। प्रशीतक का जो निष्पादन गुणांक है ये कहा जाता है। तो बीटा बराबर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, बीटा बराबर क्या है? ठंडी वस्तु से निकाली गई ऊष्मा, ठंडी वस्तु से निकाली
गई उष्मा, तो ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा है वो है Q2 अपॉन किया गया कार्य जो कि हमारे पास में है W, और यही जो W है वो हमारे पास में है Q1 माइनस Q2 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास में Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2। क्लियर? तो ये है निष्पादन गुणांक किसी प्रशीतक के लिए शीतलन दक्षता। मैं यहां पर नीटा और बीटा के मध्य आपको संबंध बताने वाला हूं। किसी भी इंजन की दो दक्षता होती है नीटा बराबर, हमने ये पढ़ी थी 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। ये हमने पढ़ ली है लास्ट वीडियो में, किसी भी इंजन की दक्षता को हमने देखा था, समझा था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q2 अपॉन में Q1 बराबर 1 माइनस नीटा से भी लिखा जा सकता है। ये भी हम पुट कर सकते हैं, यहां से देख लीजिए। अब देखिए बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर नीचे दोनों में ही Q1 का भाग लगा दूं तो Q2 अपॉन में Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 बराबर Q2 अपॉन में Q1 की स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 अपॉन Q1 के स्थान पर 1 माइनस नीटा हम पुट कर सकते हैं। 1 माइनस नीटा इसको लिखा जा सकता है। फिर अपॉन है, देखिए 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, जिसको हम 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 को हम नीटा लिख सकते हैं। देखिए ये रिलेशन आ गया है बीटा बराबर 1 माइनस नीटा अपॉन में नीटा, ये रिलेशन आ चुका है निष्पादन गुणांक और इंजन की दक्षता। अब यहां पर आप समझेंगे कि जो नीटा का मान है कभी भी एक नहीं हो सकता, मतलब किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, जबकि इस बीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक ही होगा, क्योंकि यहां पर नीटा का मान जब 1 से छोटा होगा तो ये जो राशि है वो देखिए यहां पर 1 से जो वैल्यू आएगी इसका मान, बीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट नीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। तो विद्यार्थियों ये था प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आज का वीडियो। अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कार्नो इंजन है, और अगले वीडियो में हम कार्नो इंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। कार्नो इंजन के लिए हमारे साथ में बने रहिए। अगले वीडियो में हम कार्नो इंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।